एक प्राचीन पर्वतीय वन में हिमनदीय हवाएं निरंतर गूंज रही थी और भारी हिमपात ने सब कुछ एक शुद्ध सफेद चादर से ढक दिया था। हालांकि सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, भारी हिमपात के बीच वन पहले ही अत्यंत धुंधला हो चुका था। वन में एक घुमावदार पर्वतीय पथ था जो पहले से ही बहुत स्पष्ट नहीं था और मोटी बर्फ की चादर के नीचे ये लगभग अदृश्य हो गया था। फिर भी पर्वत के अंत में एक आग जलाई गई थी जो इस हिमाच्छादित परिदृश्य में थोड़ी सी गर्माहट प्रदान कर रही थी। यह आग पूरे वन में एकमात्र पर्वत देव मंदिर में जलाई गई थी। मंदिर की दुर्गमता के कारण ये कई वर्षों से परित्यक्त और उपेक्षित था। बाहरी प्रांगण का प्रवेश द्वार और दीवारें पहले ही ढह चुकी थी, केवल एक जीर्ण शीर्ण मुख्य कक्ष अकेले खड़ा था। मुख्य कक्ष का द्वार कब का गायब हो चुका था और दरवाजे के चौखट पर केवल एक फटी हुई खस की चटाई लटकी थी जो कुछ हवा और बर्फ को रोक रही थी। चटाई के छेदों से देखा जा सकता था कि खाली कक्ष में बिखरी खरपतवार और पत्थरों के अलावा एक आकृति पैरों को मोड़कर बैठी थी। यह एक नीला चोला पहने हुआ लंबा और चौड़ा युवक विक्रम था, और भले ही वो जमीन पर बैठा था, उसकी पीठ तनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन और सुस्त था, ठीक उसके पीछे खड़े जीर्ण पर्वत देव मूर्ति की तरह। विक्रम की बाहें स्वाभाविक रूप से उसकी गोद में लटक रही थी और रोहिणी उसकी लटकती बाहों से बनी पालने में लेटी थी। ठीक उसी पल विक्रम की छाती के सामने से एक हल्की कराह की आवाज उठी। रोहिणी ने अपनी छोटी सी टांग को विक्रम की बाह से रगड़ा और उसका चेहरा, जो पहले उसकी छाती में दबा था, उसकी बाह के कोने से थोड़ा बाहर झांका। इस समय रोहिणी के नाजुक चेहरे पर एक अस्वाभाविक लालिमा छाई थी और भले ही वो गहरी नींद में थी, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। रोहिणी की बंद पलकों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि रोहिणी कोई भयानक दुस्वप्न देख रही थी। नहीं, मत। रोहिणी ने नींद में कराहते हुए सहज रूप से विक्रम की बाह को और कसकर पकड़ लिया। रोहिणी की एक टांग भी विक्रम की बाहों से बाहर निकल गई थी और वह कभी कभी व्याकुल ढंग से इधर उधर हिल रही थी, स्पष्ट रूप से अपने सपने में जो कुछ भी देख रही थी उससे बहुत पीड़ित थी। जल्द ही रोहिणी ने अपना चेहरा फिर से विक्रम की छाती में दबा लिया। विक्रम सीधे सामने देख रहा था, लेकिन उसने रोहिणी की हलचल को भांप लिया और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। विक्रम की खाली आंखों में हल्की सी उलझन का भाव उभरा, लेकिन वे अभी भी ज्यादातर सुस्त और भावशून्य थी। पत्थर भ्राता, रोहिणी नींद में बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बोल रही थी। शायद इसलिए कि विक्रम का चेहरा आग की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था, लेकिन इस पल में उसकी विशेषताएं नर्म और कोमल लग रही थी और उसकी खाली आंखों में एक अतिरिक्त चमक प्रतीत हो रही थी। विक्रम जमीन पर बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसी स्थान पर घुमा ताकि उसकी पीठ कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर हो, जिससे रोहिणी ठंडी हवा से बच जाए। फिर विक्रम ने रोहिणी की टांग को धीरे से अपनी बाहों में वापस रखा और उसे थोड़ा और कसकर गले लगाया। रोहिणी ने विक्रम की बाहों में हल्के से हिलकर अपना सिर उसकी छाती में और गहराई तक दबा लिया, जिसके बाद उसकी हलचल धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी सांसें धीमी और समान हो गईं। इस समय बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और हवा और बर्फ थोड़ा कम हो गए थे। 1000 फीट से अधिक ऊंचे हरे भरे पर्वत की मध्य ऊंचाई पर एक गुफा थी जो 30 फीट से अधिक ऊंची थी। एक लंबा और चौड़ा युवक विक्रम अपनी पीठ गुफा की ओर करके खड़ा था। रोहिणी विक्रम के पीछे खड़ी थी, एक हाथ से उसके चोले का कोना पकड़े हुए, जबकि दूसरी बांह उसकी टांग के चारों ओर लिपटी थी। रोहिणी का आधा चेहरा विक्रम के पीछे से झांक रहा था और वह सामने की ओर देख रही थी। डर और चिंता से रोहिणी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। दोनों के सामने कुछ दर्जन फीट की दूरी पर एक विशाल धूसर भालू खड़ा था जो एक वयस्क मानव से 2 गुना ऊंचा था। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा था और अपने अगले पंजों को भयावह ढंग से उठाए हुए था। उसके सिर पर एक दांतेदार सींग था और उसके विशाल मुंह के आसपास के होंठ पीछे खींच गए थे, जिससे 2 पंक्तियों में तीक्ष्ण दांत दिख रहे थे। उसके मुंह के कोने से बदबूदार और थोड़ा चिपचिपा लार टपक रहा था और वह डराने के लिए गुर्रा रहा था। विक्रम, जो औसत व्यक्ति से कहीं अधिक लंबा और प्रभावशाली था, इस विशाल भालू के सामने भी एक छोटे बच्चे जैसा दिख रहा था। फिर भी विक्रम इस स्थिति से पूरी तरह निश्चिंत था और अपनी गहरी काली आंखों से, जो लगभग पूरी तरह चमक से रहित थीं, वह उस विशाल भालू को खाली नजरों से घूर रहा था। कुछ देर तक विक्रम को घूरने के बाद अचानक भालू के चेहरे पर किसी कारण से मानवीय भय का भाव उभरा। उसने एक धीमी गर्जना की, फिर 2 कदम पीछे हटा और अपने अगले पंजों पर गिरकर चारों पैरों पर जितनी तेजी से हो सका भाग गया। ये देखकर रोहिणी की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ी और उसने राहत की सांस ली। फिर रोहिणी ने अपने सिर को खरोंचा और कुछ उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ वह विक्रम के सामने से घूमकर उसके चेहरे को ऊपर देखने लगी। लेकिन विक्रम की सुस्त और भावहीन चेहरे को लंबे समय तक देखने के बाद भी उसे ये देखकर निराशा हुई कि उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं था। पत्थर भ्राता, मुझे पता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं।
ये बहुत बुरा है कि आप बोल नहीं सकते, वरना अगर आप मुझसे बात कर पाते तो कितना अच्छा होता। रोहिणी ने अपनी उम्र के लिए असामान्य रूप से उदास सांस ली, फिर विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की गुफा में ले गई। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर रोहिणी की नाजुक हथेली पर पड़ी जो उसका हाथ पकड़े थी और वो खुद को गुफा में ले जाने दे रहा था। एक विशाल घास के मैदान में वसंत अपनी पूरी शोभा में था और क्षेत्र जीवन से भरा हुआ था। नई घास पहले ही उगने लगी थी और घास की अनूठी ताजा सुगंध पूरे मैदान में फैल रही थी। 8 या 9 वर्ष की दिखने वाली एक छोटी लड़की रोहिणी अपने हाथों में छोटे पीले फूलों से भरी पतली लताओं का गुच्छा लिए थी। रोहिणी एक लंबे और चौड़े युवक विक्रम के कंधों पर सवार थी जो आराम से आगे बढ़ रहा था। 2 साल पहले की तुलना में विक्रम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था और वह अभी भी वही नीला चोला पहने था। लेकिन रोहिणी में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। रोहिणी काफी लंबी हो गई थी और उसके चेहरे की बचपन की गोलाई कुछ कम हो गई थी। रोहिणी की आंखों में पहले से ही कोमल आकर्षण की झलक थी जो उसकी उम्र की लड़कियों में बहुत दुर्लभ थी। ये स्पष्ट था कि रोहिणी बड़ी होकर एक ऐसी मनमोहक सुंदरी बनेगी जिसके लिए शायद युद्ध भी लड़े जाएं। रोहिणी की उंगलियां तेजी से चल रही थी क्योंकि वह अपने हाथों में फूलों की लताओं को बुन रही थी और वह एक हर्षित धुन गुनगुना रही थी। रोहिणी की आवाज एक पीले वार्बल के गीत की तरह कुरकुरी और मनमोहक थी। हो गया। अपना गीत पूरा करने से पहले ही रोहिणी ने एक सुंदर फूलों का हार बुन लिया था। रोहिणी ने दोनों हाथों से हार को उठाया, उसे हर कोण से देखा, फिर संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और हर्षित ढंग से इसे विक्रम के सिर पर रख दिया। हार का आकार एकदम सही था और जहां फूल सबसे अधिक केंद्रित थे वह हिस्सा विक्रम के माथे के ठीक ऊपर बैठा था। विक्रम को यह भांप गया प्रतीत हुआ और उसने ऊपर हाथ बढ़ाकर फूलों के हार को धीरे से छुआ, फिर धीरे धीरे अपना हाथ वापस खींच लिया। रोहिणी विक्रम की सुस्त प्रतिक्रिया की आदी थी और उसने नीचे झुककर विक्रम के गले में बंधी पतली हरी डोरी पर एक नजर डाली। रोहिणी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी और उसने तेजी से नीचे हाथ बढ़ाकर डोरी को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। लेकिन विक्रम ने सहज रूप से डोरी से जुड़े गहरे हरे आभूषण को पकड़ लिया, जैसे यह उसका दूसरा स्वभाव हो, और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। आप हर बार ऐसा करते हैं, पत्थर भ्राता। आप इतने कंजूस क्यों हैं? मैं बस इसे देखना चाहती हूं। रोहिणी ने अपने गाल फुलाते हुए असंतुष्ट ढंग से शिकायत की। रोहिणी के कहने के बावजूद वह वास्तव में नाराज नहीं थी। पिछले 2 वर्षों में विक्रम ने रोहिणी से एक भी शब्द नहीं कहा था और बाहरी उत्तेजनाओं के जवाब में दी गई बहुत छोटी प्रतिक्रियाओं के अलावा वह केवल तभी कोई सार्थक प्रतिक्रिया देता था जब उसके गले में पहना हुआ वह आभूषण खतरे में होता था। इसी वजह से रोहिणी कभी कभी उस डोरी को चंचलता से पकड़कर विक्रम से प्रतिक्रिया निकालने की कोशिश करती थी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही कई वर्ष गुजर गए। एक 13-14 वर्ष की दिखने वाली आकर्षक युवती रोहिणी पीले रेत से बने एक सरकारी मार्ग पर उत्साहपूर्वक चल रही थी। रोहिणी ने सफेद पोशाक और हल्के भूरे रंग के जूते पहने थे। रोहिणी के काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। रोहिणी के पीछे एक लंबा और चौड़ा नीला चोला पहने पुरुष विक्रम था जो सुस्त गति से उसका पीछा कर रहा था और उसके चेहरे पर भावहीन अभिव्यक्ति थी। रोहिणी विक्रम से कहीं तेज चल रही थी, लेकिन विक्रम के लंबे कदमों के लाभ के कारण उनके बीच ज्यादा दूरी नहीं बन पा रही थी। दूर में रोहिणी ने सरकारी मार्ग के अंत में एक भव्य धूसर शहर देखा। शहर के द्वार से कई लोग आ जा रहे थे और इस दूरी से वे सभी चिड़ियों जैसे छोटे दिख रहे थे। रोहिणी की भौहें हल्के से सिकुड़ी और वह रुक गई। दूर प्रकाश नगर। रोहिणी ने लंबे समय तक आंखें सिकोड़कर दूरी में देखने के बाद विचार किया। विक्रम रोहिणी के पास आया, फिर वह भी रुक गया और उसने उस प्रभावशाली शहर की ओर अपनी नजरें डाली। ये मानव जाति का एक प्रमुख शहर लगता है, रोहिणी ने संकोच भरी अभिव्यक्ति के साथ खुद से बुदबुदाया। पिछले 5 वर्षों में रोहिणी और विक्रम ने विक्रम की रहस्यमयी स्थिति के लिए इलाज खोजने के लिए कुछ मानव शहरों और कस्बों का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने कभी इतने बड़े शहर का दौरा नहीं किया था। पत्थर भ्राता, अगर हम आपको ठीक कर पाए तो आप मेरे लिए बदला ले सकेंगे, है ना? रोहिणी ने विक्रम की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह ये सवाल विक्रम से पूछ रही थी या खुद से। विक्रम ने रोहिणी के सवाल पर कुछ प्रतिक्रिया दिखाई प्रतीत की। धीरे धीरे अपनी नजरें वापस खींचकर रोहिणी की ओर देखा, लेकिन वो चुप रहा। मैं क्या बकवास कर रही हूं? पत्थर भ्राता कितने भी शक्तिशाली हों, वे रक्त तलवार संप्रदाय के उन सभी दुष्ट लोगों को नहीं हरा सकते। रोहिणी को कोई निराशाजनक विचार आया प्रतीत हुआ और उसने उदास अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर झुका लिया। रोहिणी की आंखों से आंसू बहने लगे जो उसके पैरों के नीचे पीली रेत पर गिरने लगे। ठीक उसी पल रोहिणी को अपने सिर के ऊपर गर्माहट का एहसास हुआ। रोहिणी ने अपना सिर हल्का सा उठाया और देखा कि विक्रम उसका सिर धीरे धीरे सहला रहा था। उसकी आंखों में गर्मजोशी भरी थी।
किसी कारण से इस साधारण इशारे ने रोहिणी को अविश्वसनीय रूप से सुकून दिया और उसके दिल में एक अकथनीय साहस उमड़ आया, मानो अब कोई भी कठिनाई या बाधा उसे डरा नहीं सकती थी। रोहिणी ने अपने एक हाथ की पीठ से अपने आंसुओं को पोंछा और दूसरे हाथ से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। फिर दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ रोहिणी दूर के शहर के द्वार की ओर बढ़ चली।